सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 का इतिहास विषय का पाठ 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य का आगे का प्रकरण जनपद व महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि शंकरन ने देखा कि उसके नाना नानी बड़े ही उत्साहित हैं, तो उसने पूछा कि आप इतने उत्साहित क्यों हो। तो उसके नाना नानी ने क्या कहा कि हम वोट डालने जा रहे हैं और हम हमारे शासक को आज चुनने जा रहे हैं, यानी हमारी सरकार, हमारे राजा कौन होंगे इसका चुनाव हम करेंगे। और कैसे करेंगे? वोट के द्वारा करेंगे। ये तो है इन्हीं कुछ 50-60 साल पहले की बात, लेकिन अगर हम 3000 साल पहले देखते हैं तो उस समय शासक कैसे बनते थे। तो अब की प्रक्रिया में और उस प्रक्रिया में थोड़ा अंतर था। तो कुछ लोग क्या थे कि वो बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करते थे और बड़े बड़े यज्ञ करके वो स्वयं को राजा घोषित करते थे। तो आज हम पढ़ेंगे जनपद के बारे में कि जनपद क्या होते हैं। तो महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। यानी हमने पढ़ा था अभी कि ऋग्वेद में भी और 3000 साल पहले भी कि कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ। और अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो राजा था वो शक्तिशाली माना जाता था, और इस यज्ञ में यज्ञ करने वाले राजा का स्थान ही मुख्य होता था। तो इन महायज्ञों को करने वाले राजा अब क्या हुए, वो जन के राजा ना बनकर जनपदों के राजा बन गए। जनपद का अर्थ होता है जन के बसने की जगह, यानी जहाँ पर लोग बसते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में भी दिखाए गए हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मानचित्र 4 में कि ये देखो, जैसे यहाँ पर हस्तिनापुर है ना, और इसी तरह से यहाँ पर ये कौशाम्बी, मगध। तो धीरे धीरे जो ये जनपद थे वो बाद में महाजनपद भी बने। तो पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें से प्रमुख जनपद हैं। खुदाई से ये पता चला है कि लोग झोंपड़ियों में रहते थे और मवेशियों और अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें भी उगाते थे। तो देखो, यहाँ एक प्रश्न दिया गया है, क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला है जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है। हमने अध्याय 3 में भी पढ़ा था आरंभिक नगर में कि वहाँ के जो आरंभिक मनुष्य है वो कई प्रकार की फसलें उगाते थे। तो उन फसलों में और इन फसलों में है जैसे एक तो चावल और गन्ना, ये उस समय नहीं उगाई जाती थी। अब देखो आगे कि लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि इसमें लिखा हुआ है चित्रित, यानी इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है और ये आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में होती थी। यानी ये जो इन पे बर्तनों पर चित्र बनाए जाते थे वो आकृतियाँ जो हैं वो सरल रेखाएं, यानी ऐसी सीधी या आडी, खड़ी, इस तरह से इन रेखाओं के या फिर ज्यामितीय आकृतियाँ होती थी। ये देखो, आपको यहाँ एक चित्र दिखाई भी गया है ना। ये देखो, ये एक पात्र है और इन पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने होते हैं और इनका प्रयोग खास मौक़ों पर लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। इसके बाद देखो कि महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद इतने महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हो गए
कि इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अब मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। पहले हम महाजनपद देख लेते हैं इसी मानचित्र में। ये देखो कि आपको यहाँ कई महाजनपद दिखेंगे। तो ये देखो ऐसे कुरु, हस्तिनापुर, कौशल, अवंती, उज्जैन, कौशाम्बी, राजगृह, वैशाली, वज्जी, मगध, अंग, और यहाँ पर इसके अलावा है, ये देखो इस तरह से कई जो है महाजनपद इस मानचित्र में आपको दिखाए गए हैं। और इन सभी महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। और इस राजधानी के अंदर वो क्या करते थे कि अपना यहाँ से शासन चलाते थे। कुछ राजधानियों की जो है वो किलेबंदी की गई, यानी इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट और पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई। तभी से तो किले बनने शुरू हुए थे। तो ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डर कर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण बनाना शुरू किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी करके अपनी समृद्धि को बताना चाहते थे कि हम कितने ताकतवर हैं, और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। तो इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी और लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष और बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा और इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता भी पड़ी होगी, यानी कि जैसे इन ईंटों को, पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने के लिए बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, इस तरह से किसी साधन की भी आवश्यकता पड़ी होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे और सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था, और ये हम पाठ 8 में देख लेंगे आहत सिक्के क्या होते हैं। अब एक प्रश्न और देखिए, महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार के भिन्न हैं। ये हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद में राजा किस तरह से रहते थे कि वो महलों में नहीं रहते थे और ना ही उनकी कोई राजधानी होती थी और ना ही उनके पास कोई सेना होती थी और ना ही राजा का बेटा राजा बनता था। लेकिन महाजनपदों के अंदर जो राजा हैं वो बड़े बड़े महलों में रहते थे, उनकी बड़ी बड़ी राजधानियाँ होती थी और अब वो सेना भी रखने लगे थे, यानी उनके पास विशाल सेना भी होती थी। और ये देखिए एक इधर चित्र, यह है कौशाम्बी किले की दीवार। यह चित्र जो भी वर्तमान में उत्तर प्रदेश है उसके इलाहाबाद के पास मिली है और ईंटों की दीवार का ये अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। देखो कितनी मजबूत दीवार है। और ये सब दीवारें क्यों बनाई जाती थी? किले की सुरक्षा के लिए, ताकि कोई दूसरे राजा है वो आक्रमण ना कर सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।